नाजरीन आदाब, मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के फेसबुक पेज से। ये पेज आप जानते हैं कि इल्मी अदबी मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती रहती है इस पेज पे, और इल्मी अदबी शख्सियात ही इस पेज पे आ रही हैं। आपने देखा भी होगा, वो चाहे दानिश्वर हों, मुहक्किक हों, नक्काद हों, शायर हों, अदीब हों, अफसाना निगार हो, नावल नवीस हों, जिनका उर्दू से ताल्लुक़ है, वो आप इस पेज पे हर रोज़ हस्ब मामूल शाम 5 बजे देखते हैं। और हमारे मेहमानान, चाहे वो हिंदो पाक से हों, सार्क ममालिक से हों, खलीज ममालिक से हों, या फिर उर्दू की नई जो बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं उनसे हों, उसी सिलसिले की एक कड़ी आज हमारे हिंदुस्तान से जाने माने अफसानवी अदब का एक नाम, फिक्शन की दुनिया में आप अपनी एक पहचान, माहिरे प्रेमचंदियात, बहुत ही जब हम इनसे गुफ्तगू करते रहे हैं या इनकी कुतुब का मुताला करते रहे हैं, बहुत से ऐसे नए गोशे हमें वाह होते हुए नज़र आए हैं जिनका इदराक बहुत देर बाद शायद हम कर पाते हैं। तो आज यानी मेरी मुराद मोहतरम मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब हैं, हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अफसानवी अदब पे बात करनी है। और हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे हमारे सीनियर नाइब सदर जावेद अनवर, जो मुदीर भी हैं तहरीक अदब के। तो मैं आपके दरमियान ज़्यादा हाइल ना रहते हुए दावत देता हूँ अपने मेहमान और मेज़बान को। नाज़रीन आदाब, तहरीक बक़ाए उर्दू के इस प्रोग्राम मुलाकात में मैं जावेद अनवर आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी नाबगह रोज़गार शख्सियत मौज़ूए गुफ्तगू है, जिनके साथ हमारी मुलाकात है, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे अदब के ताल्लुक़ से। वो हैं जनाब प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब, जो कि साबिक़ सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, और इसके अलावा फ़िक्शन पर इनका जो काम है, अफसाने भी इन्होंने लिखे हैं, बड़े काम किए हैं, कई किताबें हैं, दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं, 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स इनके हैं। और ऐसा कोई गैर मुल्की बैरूनी ममालिक में भी ऐसा कोई नहीं है जो कि प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब के नाम से वाक़ियत ना रखता हो। प्रोग्राम्स ज़ाहिर है कि हर जगह छपने वाले, शाया होने वाले, और इसके अलावा माहिर प्रेमचंदियात, जैसा कि चंद लोग ही हुए, जाफ़र रज़ा साहब का नाम लिया जाता है तो इंतकाल कर गए। अभी दौरे हाजिर में प्रेमचंदियात पे जितना काम किया है और आगे जो काम वो दूसरे मौज़ूआत पे कर रहे हमारे सगीर इब्राहिम साहब, यकीनन वो हमारे लिए काबिल तक़लीद भी है, और जाहिर सी बात है कि हमारे लिए काबिल फ़ख्र तो नहीं कहूँ, काबिल शुक्र है कि भाई ऐसी शख्सियत हमारे साथ उर्दू अदब में हमारी मौजूद है जो कि काम कर रही है। तो प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब, आपका इस्तकबाल है। मैं नाजरीन और जो है तहरीक बक़ाए उर्दू की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको देख रहे हैं नाजरीन, आप सुन रहे हैं सगीर भाई? आवाज आपकी नहीं आ रही सगीर भाई। आवाज देखिए आ रही है जावेद साहब, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप? जी, आवाज आ रही है जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत मुबारक हो, और सब बल्कि तहरीक बक़ाए उर्दू के तमाम मेंबरान और जो लोग सुने हैं, सभी को मेरा सलाम, मेरा आदाब कि आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने के लिए, और ख़ास तौर से
जावेद साहब का, आपका, कि आपने इतना वक्त निकाला। और मैं सबके नाम भी पढ़ रहा हूँ, जी चाहता है फर्दन फर्दन सबके देखिए वानी साहब का भी नाम आ गया, मुश्ताक अहमद वानी साहब का भी, ये सबको मुबारकबाद पेश करूँ। लिहाजा मजमूई तौर पर मेरी तरफ से सबको सलाम और सबको मुबारकबाद। जावेद साहब जी जी, आवाज आपकी जी कुछ सगीर भाई कट रही है, आपकी आवाज कुछ कट रही है, आवाज आ रही है? अब देखिए कैसी आ रही है आपको। हाँ जी हाँ, जी जी, आपकी आ बेहतर। रही है, इस माने मेरी आवाज जी। जी जी, तो जब हो नाज़रीन तो आप बता सगीर, दीजिएगा तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, सगीर अफराहीम साहब के ऊपर अभी ताज़ा मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदब, जो कि मेरा रिसाला है, तहरीक बकाए उर्दू का रिसाला है तहरीक अदब, हर खासवाम मेरे ख्याल से इसको जानता है, ये दरियाफ्त जो है इस ताल्लुक से कि ये रिसाला निकलता है, और इसकी ये ऑनलाइन भी मौजूद है www.tehreekadab.com पे, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुलाई अभी जो है अप्रैल था, जून के शुमारे में ये देखिए प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब के एक मबसूत गोशा तहरीक अदब ने शाया किया है, और माशाल्लाह इसमें सारे मज़ामीन जो है बिल्कुल नए हैं, बहुत शानदार, इसकी बड़ी पजीराई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सगीर भाई यकीनी तौर पर इससे ज्यादा के मुस्तहिक हैं, इंशाल्लाह हम फिर भी कुछ काम करेंगे। तो सगीर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आपका तालीमी तरबियत का मामला रहा, आपने यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल की, तो आप अपने को जरा सा जो है इस ताल्लुक से रोशनी डालें, अपनी इब्तदाई तालीम से ताहाल जहाँ तक आप जब जो है आपने अदब में कदम रखा, अदब की दुनिया में, तो घर पे ही ये माहौल रहा या आपने मुताले से इस चीज को वो किया? जावेद साहब बहुत अच्छे सवाल है, उनके अपने गोशों में आप जिक्र भी करते रहते हैं। देखिए हम सब जो जो लोग भी अदब से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने घर का माहौल ज़रूर मिला है। घर का माहौल, फिर कुर्ब जवार का माहौल, फिर तालीमी इदारों का माहौल। तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे अपने घर का माहौल मिला। मेरा वतन एक छोटा सा शहर है उन्नाव, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, अवध का हिस्सा है, और अदबी माहौल है। और मेरे घर का भी अदबी माहौल, और मैं तो आँख खोलते ही जो गुफ्तगू सुनता था अदबी, ज़रा सा होश संभाला तो उस ज़माने में हमारे घर में कई रिसाले आते थे, यानी ख़वातीन के रिसाले और शमा, ये दीगर तमाम रिसाले, तो इन पर गुफ्तगू होती रहती थी। इस इब्तदाई तालीम मैंने अपने वतन उन्नाव में ही हासिल की। इंटरमीडिएट के बाद मैं अलीगढ़ आया, लेकिन इंटर हाई स्कूल के बाद मैं कहानियाँ लिखने लगा था, और मेरी वो छोटी छोटी कहानियाँ कानपुर के अखबारात में, सियासत जदीद में, और एक पैगाम उस ज़माने में अखबार रोज़नामा निकलता था, उसमें छपी थी। फिर ज़रा सा और हुआ तो मेरे खालू इश्तियाक आरिफ साहब, जो भोपाल में थे और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, यकीनन बहुत बड़े सहाफ़ी थे, वो भी कहानियाँ लिखते थे, तो वो तरबियत देते थे। अलीगढ़ आते ही मुझे सरपरस्ती काजी अब्दुल सत्तार साहब की मिल गई, BA ऑनर्स में आते ही। और फिर जो माहौल मिला वो सारा माहौल अदबी था। तो उसी ज़माने में मैं लिख भी रहा था, और अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं कि BA के ज़माने में ही शाया होना भी शुरू हो गया था। पहले तो अखबार में छप रहा था, और यहाँ आते ही बधाइयों से उस ज़माने में एक रिसाला निकला रोशन, और रोशन में मैं पाबंदी से छपने लगा। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा, और कुछ ज़ौक़ हो, कुछ शौक़ हो, कुछ माहौल हो, कुछ अल्लाह का करम हो, तो बस अभी तक वो तश्नगी बरकरार है कि लिखता रहूं और पढ़ता रहूं। और जावेद साहब जैसे दोस्त भी मिले तो उससे भी वो तक़वियत मिलती है कि हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। ऐसा लगता है कि आपके तहरीक उर्दू का रिसाला, बल्कि अब तो ये लगता है कि ये तहरीक बकाए उर्दू भी का मैं अहम मेंबर हूँ, और उसी लिहाज से खुशी भी होती है। जी 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 जी, सगीर भाई एक बात मुझे याद आई, कल ये भी नाजरीन के लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी, अदब पे तुम गुफ्तगू करेंगे अभी, कि कल मेरी बात हो रही थी प्रितपाल सिंह बेताब साहब से, जम्मू वाले। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार, तो जी, तो कल जो है वो उन्होंने देखा फेसबुक पर कि भाई हम और आप गुफ्तगू करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये आप एक बार जम्मू गए थे लेक्चर देने, जम्मू यूनिवर्सिटी में,
آپ کا لیکچر تھا. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو ہے یہ صغیر افراہیم صاحب جو ہے وہ کرسچن ہے. تو میں وہی سوچ رہا تھا. تو مجھ سے کل انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کرسچن ہے یا کیا ہے, کیونکہ نام جو ان کا جو افراہیم جو لفظ ہے بیچ میں, صغیر سے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن افراہیم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو کر کے وہ جو ہے عیسائی ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاحب, میں پورا خانوادہ جانتا. تو یہ ایک دلچسپ کی بات تھی ناظرین جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی کل. بالکل جو ہے بڑی معصومیت سے انہوں نے پوچھا, بڑا اچھا. تو صغیر بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ آپ نے شروع میں افسانے لکھے, پھر آپ تنقید کی طرف آپ رجوع ہوئے. کڑی دھوپ کا سفر ناظرین میں بتا دوں کہ بڑا اہم مجموعہ ہے صغیر افراہیم صاحب کا, جس کے افسانے واقعی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے بالکل آج کے ماحول سے, گھریلو ماحول سے, جدید ماحول سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں. آج کا کوئی ایسا موضوع آپ کوئی کسی بھی موضوع پہ جو افسانے میں موجود ہے وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ غور کریں کہ یار یہ آج ہی کا موضوع ہے, یعنی یہ آفاقی موضوع ہے جو کہ ہر دور میں رہے ہیں, اور امید ہے کہ ہر دور میں جو ہے جب تک کوئی ایسا الہی عمل تیار نہیں ہوتا ہر دور میں کم سے کم ترقی پذیر ممالک میں تو ڈیفینیٹلی وہ رہیں گے. تو اب جو ہے صغیر بھائی جیسے آپ نے افسانے بھی لکھے, لیکن آپ افسانے کی تنقید کی طرف آئے تو جیسے کہ یہ کام زیادہ تھا یا آپ نے جو ہے افسانے بالکل مطلب یہ کم کر دیے, اس کی کیا وجوہات تھی؟ تنقید کی طرف آنے کا کیسا رجحان تھا آپ کا, دیکھیں فکشن کی تنقید کی طرف آئے؟ جاوید صاحب کا یہ ہے کہ جب کہانیاں ہی میں لکھ رہا تھا 1977 میں بی اے آنرس میں تھا فائنل میں, قاضی عبدالستار صاحب نے فکشن پر ایک بہت بڑا سیمینار کیا, اکیلے دم پر انہوں نے سیمینار کیا تھا, اور اس وقت کے تمام بڑے ادیب اس میں شامل تھے, اور ہمارے تمام دوست کہانیاں ہی لکھ رہے تھے. میں نے بھی اپنی ایک کہانی شام کے جو فنکشن ہو رہے تھے, کیونکہ ہم لوگ اس کے خاص یعنی رکن تھے جو کام کرنے والے تھے, تو میں نے اپنا افسانہ پڑھا تھا ننگا بادشاہ, جو 1980 میں پبلش ہوا یہاں بھی, اور کراچی سے بھی افکار میں وہ پبلش ہوا. 1980 میں نے ایم اے کیا تھا, اور جب ایم اے کیا تو اتفاق سے میرا 1980 میں دو میرے اہم تخلیقات منظر پہ آئیں. ان دو تخلیقات میں ایک تو یہ افسانہ تھا ننگا بادشاہ جو ہندوستان اور پاکستان دونوں میں چھپا, پاکستان میں افکار میں, اور اسی وقت میرے ایک تنقیدی مضمون شاعر میں شائع ہوا اپریل 1980 میں, جس کا عنوان ہے نثری داستانوں کا سفر. یہ مضمون بے حد پسند کیا گیا, اور اس حد تک پسند کیا گیا کہ اگلے سال پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے انجمن میں اسے چھپے ہوئے مضمون کو شائع کیا, نیچے یہ کہتے ہوئے کہ ایک طالب علم کا ایک اچھا مضمون ہے. قاضی عبدالستار صاحب جو میرے استاد اور میرے ان کے والد سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے, اور وطن وہ آتے بھی تھے کیونکہ ان کی والدہ گنج مراد آباد سے مرید تھی جو اناؤ میں ہی گئی. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ دیکھو بھائی, پیغام آفاقی ہیں, سید محمد اشرف ہیں, طارق چتاری ہیں, یہ سبھی لوگ افسانے لکھ رہے ہیں اور اچھے افسانے لکھ رہے ہیں, تم بھی افسانے لکھ رہے ہو, لیکن میرے 7-8 شاگردوں میں کوئی نقاد نہیں, ابن کمل وغیرہ سب, اور تمہارا مضمون اتنا پسند کیا گیا ہے کہ تم تنقید کی طرف ہو, ورنہ وہ تنقید سے بہت بزدل رہتے تھے قاضی عبدالستار صاحب, اور آخر تک تو انہوں نے کہا آپ مجھے تنقید کی طرف آئیے. اور 80 کے بعد باقاعدہ میں پھر تنقید کی طرف آنے لگا. اسی زمانے میں میں نے کفن کے اوپر ایک اپنا مضمون لکھا اور کلام حیدری کو میں نے بھیجا, اور کلام حیدری نے آہنگ میں 81 میں اسے پبلش کیا, اور سر فہرست اور میرے استاد محترم کی تحریر یعنی پروفیسر شہریار کی تحریر بعد میں تھی. میں نے انہیں پوسٹ کارڈ لکھا کہ کلام حیدری صاحب کو کہ آپ نے میرا مضمون نمبر 1 رکھا ہے اور میرے استاد محترم کا, تو انہوں نے لکھا برخوردار, میرے یہاں چھوٹا بڑا اس کی تخصیص اس سے نہیں ہوتی ہے, مجھے جو تحریر اچھی لگتی ہے جو میرے معیار سے ہوتی ہے, رسالے کے معیار کے اعتبار سے ہوتی ہے, اسے میں واقع دیتا ہوں. آج بھی وہ خط اور کلام حیدری کا یہ جملہ اور یہ پوسٹ کارڈ آج بھی میرے لیے بہت اہم ہے. پھر میں تنقید کی ہی طرف پابندی سے رہا, لیکن اسٹوڈنٹ ہونے کے سے مجھے اسکالرشپ ضرور ملتی تھی, میں ٹاپر تھا, میں نے ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کیے, اور فیکلٹی میں بھی پوزیشن حاصل کی. چودھری محمد نعیم صاحب اس وقت شکاگو میں تھے,
انہوں نے پہلا اسپیشل ایوارڈ شبلی ایوارڈ مجھے دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا ملتا تھا علی گڑھ کو. تو اس کے بعد سے میں لکھنا شروع کیا, لیکن ریڈیو پر میری کہانیوں کا مطالبہ تھا. آل انڈیا ریڈیو پہ آئیے, ریڈیو کے اپنے آداب, اور ریڈیو میں پیسے خوب ملتے تھے, اور ہاسٹل میں رہتا تھا تو جو گھر سے پیسے آتے تھے جو اسکالرشپ کے تھے اس پہ جو یہ ہو جاتا تھا تو پھر ہم لوگوں کی دوستوں کی سائیکلیں اور تیز چلتی تھی, اور پھر جی علی گڑھ کے وہ جوار کو ہم لوگ دیکھتے تھے, اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ چلو بھائی فلموں کو دیکھا جائے تاکہ اس سے نئی کہانی ملے, نیا آئیڈیا ملے, نئی چیزیں ملے وغیرہ وغیرہ. تو ریڈیو پر میری پابندی سے کہانیاں آتی رہیں, اور میں تنقید کی طرف اور تحقیق کی طرف اپنے استاد محترم کے حکم کے بغیر. جیسا بھی آپ نے جموں کا ذکر کیا, 1914 میں ایک طالب علم نے جموں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میرے اوپر شروع کی, جو مجھے معلوم بھی نہیں تھا. ان کے سپروائزر کا میرے پاس خط آیا کہ صاحب یہ لڑکا آپ پر کام کر رہا ہے, آپ کی کئی کہانیاں اس نے رسالے سے حاصل کر لی ہے, لیکن آپ کی اور کہانیاں ہمیں دستیاب نہیں. تو پھر میں نے, ہمارے دوست ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہے, ریڈیو پہ بھی ہیں, تو شکیل اختر صاحب سے میں نے کہا. شکیل اختر صاحب کی بدولت اس بچے کو, طالب علم کو, آگرے سے اور دہلی سے ریڈیو اسٹیشن کی بہت سی کہانیاں مل گئی, اور اس کی پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو گئی, اور اسے جموں یونیورسٹی سے ایوارڈ بھی ہو گئی, اور وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے. اس کا عنوان ہے صغیر افراہیم کا تنقیدی شعور. لیکن یہ کہانیاں اس بیچ میں سیما کو اتنی پسند آئی, حالانکہ سیما کو پہلے بھی ہوتی تھی, کہ اس میں انہوں نے صرف ریڈیو کی کہانیوں کو سلیکٹ کیا. قاضی عبدالستار صاحب سے اجازت لی, قاضی عبدالستار صاحب سے سیما نے پورا ایک انٹرویو لیا, اور وہ انٹرویو پبلش ہوا ہے. آپ کے بھی رسالے میں 17 میں وہ پبلش ہوا ہے. کہ اب میں چاہتا ہوں, صغیر سے کہتا ہوں کہ اب تم نے تنقید میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے, اب تم افسانے کی طرف بھی آؤ. لیکن جب بھی اس بیچ افسانہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں, تنقید یا تحقیق کے لوگوں کے مطالبے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر اسی طرف آ جاتا ہوں. لیکن یہ تمام جو ابھی پبلش کہانیاں ہیں, ویسے میں کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں, کچھ چیزیں ہو بھی چکی ہیں کمپلیٹ, ایک آدھ چیز پاکستان جا چکی ہے. تو یہ کہانیاں ہماری جو کڑی دھوپ کا سفر ہے, اس میں یہ جو 28 کہانیاں ہیں, یہ سبھی ریڈیو کی کہانیاں ہیں, اور جس پر قاضی عبدالستار صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ریڈیائی کہانیوں میں اضافہ ہے. نور الحسین صاحب کا بھی مضمون یہی ہے کہ یہ ریڈیائی افسانوں میں ایک اضافہ ہے. رتن سنگھ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ریڈیائی افسانوں. جی ہلو, آواز تھوڑا سا نہیں آ رہی ہے. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ صغیر بھائی, ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں بھائی. دوسرا ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے صغیر بھائی آپ کو؟ ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے؟ ذرا عرفان بھائی دیکھیے, آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو عرفان بھائی, آواز نہیں آ رہی, ذرا آپ دیکھیے. ہلو ہلو. تو ناظرین, ابھی ہم جو ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ابھی صغیر بھائی ہم سے جوڑتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماہر جو ہے پریم چندیات بھی صغیر صاحب کو کہا جاتا ہے. تو ابھی میں ان سے یہ پوچھوں گا, یہ سوال کروں گا. پریم چند, ظاہر سی بات ہے کہ ہندی ادب میں پورا پریم چند ساہتیہ الگ سے موجود ہے, جس کو کہ دلت ادب کے تعلق سے ایک میل کا پتھر کہا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پریم چند نے جو ہے ہندی ادب کو ایک نیا رخ دیا, ہندی افسانوں کو, ہندی کہانیوں کو ایک نیا رخ دیا.
لیکن ظاہر ہے کہ پہلے پریم چند اردو میں لکھتے تھے، اور آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ پریم چند ہندی میں گئے تو زیادہ پیسے کی وجہ سے گئے. جو چیزیں جو تحریریں ملتے ہوئی یہ ہے کہ اردو میں پیسے کم ملتے تھے، ہندی میں زیادہ ملتے تھے، تو انہوں نے کہا یار پیسے کی ضرورت بھی ہوتی تھی. بہت اچھا پریم چند نے خود لکھا، یہی بنارس کے ہی رہنے والے تھے. جی آواز آ رہی ہے صغیر بھائی؟ ہلو. جی 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 ہاں تو بالکل صغیر، آ رہی، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی 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 بالکل بالکل ابھی آ گئی. تو صغیر بھائی جیسے کہ آپ نے ابھی مضامین کا ذکر کیا، تو آپ نے مضامین مختلف لکھے. ابھی میں جو ہے آپ جب ڈسکنیکٹ تھے تو میں ناظرین سے یہی گفتگو کر رہا تھا کہ پریم چند پہ تو بہت ایک اچھا. زمانے سے لکھا جا رہا ہے. جی جی پریم چند پہ ایک زمانے سے لکھا جا رہا ہے، بہت اہم چیزیں لکھی گئی ہیں. جی بہت سے جی ماہر پریم چندیات پہلے بھی ہیں، جیسے کہ جعفر رضا صاحب کو کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے کہا پاکستان میں بڑا کام ہوا. تو پھر جو پریم چند پر جو آپ نے اپنی خصوصی توجہ کی اس درمیان میں، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ مطلب کیا آپ کو لگا کہ کیا کچھ ادھورا پن ہے، یا کچھ ایسے کردار ہے جس پہ کی توجہ نہیں کی گئی ہے، جو کہ منظر میں ہے لیکن پیش منظر میں ان کو دکھایا گیا ہے، یا اس طرف توجہ نہیں گئی؟ کفن کا تذکرہ ابھی آپ نے کیا، میں کفن کے تعلق سے اور بھی گفتگو کروں گا، اس میں آپ نے جو ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح کی ذرا سا آپ بتائیں کہ جو ہے کہ آپ پریم چند پہ آپ کیسی کیا چیزیں، کن چیزوں نے آپ کو راغب ہے کہ آپ کو لگا کہ نہیں پریم چند پہ بہت کچھ کام ہو سکتا ہے، اور آپ نے وہ کام کیا؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کون سا رائٹر زیادہ پسند ہے، دل کے قریب ہے، دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. بچپن سے مجھے پریم چند بہت پسند. پریم چند اناؤ میں بہت رہے. جب کانپور میں ملازم تھے تو بھی جگت موہن لال رما سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اس اعتبار سے بھی. اور سب سے بڑی بات ناظرین پھر جو ہے لگتا ہے کچھ کنیکشن کی پرابلم ہے ان کی طرف. تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ پریم چند کے تعلق سے تو بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے اردو ادب میں پریم چند نے ظاہر ہے کہ لکھا، اور اردو ادب میں جو کہا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جو ہے ظاہر جی سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں لکھی گئیں. جی 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 جاوید صاحب سر شاید یہ کٹ رہا ہے تو میں بتاؤں کہ عموماً میں نے جب ذکر کیا تو میں قمر رئیس صاحب کو پڑھ رہا تھا یا اور لوگوں کو پڑھتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ دیا نارائن نگم کی فائلوں میں زمانے میں تھا. میں کانپور گیا تو میرے لیے کانپور بہت آسان تھا، تمام رسالے، اور میں نے پورا وہ دفتر دیکھا، اور جو چیزیں نہیں مل سکی تھی وہ ثاقب کانپوری صاحب اور ان کے بیٹے ابو الخیر کشفی، ابو الحسن حقی وغیرہ صاحب کی مدد سے مجھے کمپلیٹ فائل ملی، جو شاید دوسروں کو میسر نہیں ہوتی. اور وہ خانقاہ اب بھی موجود ہیں، اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے پہلے یتیم خانے کے کتب خانے میں، پھر بعد میں دوسرے کتب خانے میں رکھوا دیا تھا. تو بہت سی چیزیں میں نے دیکھی. جیسے بات ایک چیز، اور یہ جذبہ بڑھتا چلا گیا. جیسے میں نے شروع میں پڑھا کہ کہا گیا کہ پریم چند کی ان کے انٹرویو کو ہی لے کے گیا، کہا گیا کہ پریم چند کا یہ انٹرویو ہے کہ پریم چند نے پہلے کہانی دنیا کی یہ انمول رتن شائع ہوئی. میں نے جب ان کے رسالوں کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، اور یہیں سے تحقیق میری شروع ہوئی کہ یہ کہانی تو رسالے میں چھپی نہیں. آپ تو خود رسالہ نکالتے ہو، کہانی یہ چھپی نہیں. پھر میں نے تلاش کیا کہ دیا نارائن نگم کو یہ کہانی بھیجی گئی، اور تابڑتوڑ یعنی ایک مہینے میں پریم چند نے 3 کہانیاں بھیجی. تو ان کو جو کہانی اچھی لگی ان 3 کہانیوں میں، وہ اس رسالے کے ماہنامے میں انہوں نے وہ لگا دی، اور 3 مہینے بعد انہوں نے خود مجموعہ پبلش کر دیا پریم چند کا، سوز وطن، اور اس میں دنیا کے انمول رتن نمبر 1 پہ کہانی. جب میں نے غور کیا تو مجھے وہ انٹرویو بالکل صاف تھا، کیونکہ پریم چند نے یہ کہا تھا کہ میں نے پہلی کہانی دنیا کی انمول رتن لکھی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میری پہلی کہانی دنیا کی انمول رتن شائع ہوئی ہے، اور لوگوں نے اسے کر دیا کہ شائع ہوئی. تو لکھنے اور شائع ہونے کے فرق نے یہ مجھے کلیئر کیا. پھر ایک چیز یہ ہے کہ میں نے پریم چند کی تمام تحریریں، شاید اب کوئی ایسی تحریر ہو جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہو، وہ میں نے اردو میں، اور تمام تحریریں ان کی ہندی میں بھی پڑھی.
सिर्फ ये नहीं, उनके इदारिये, उनके मज़ामीन, उनके तबसरे, उनके रिव्यू हिंदी में तो बहुत ज़्यादा उनके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो रिसाले जो निकाल लेते हैं हंस वगैरह, उसके इदारियों लिख लेते। ये सब मैंने पढ़ा, और बेशतर चीज़ें आज भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि जब भी कभी कोई तहरीर मुझे मिलती थी और जो स्कॉलरशिप मिलती थी, मैं प्रेमचंद की तहरीरों को खरीद लिया करता था। तो तकरीबन 30 साल में तो अब हर चीज मेरी प्रेमचंद के पास है। तो प्रेमचंद इसलिए अजीज होते चले गए। और हिंदी और उर्दू के साथ फिर मैंने देखा कि जब भी गुफ्तगू करें या कोई मजमून हम लिखें, तो क्यों ना हम मतन को सामने रखें। और जब मतन को हमने सामने रखा, और हर कहानी, नॉवेल या किसी और चीज, उनके खुतूत पर जब मैंने बात की, या उनके गैर अफसानवी अदब पर जब मैंने बात की, तो उनकी तमाम तहरीरों को सामने रखकर ही मैंने कोई नतीजा निकालने की कोशिश की, और इसमें अल्लाह का करम की कामयाबी। जी जी, तो वो कौन से मौज़ूआत थे, जैसा कि सगीर भाई, मतलब जैसे कि आपको लगा जो आपने मज़ामीन लिखे, जैसे आपने जो है बुधिया पे लिखा था एक मजमून की, बुधिया जो है मेन कैरेक्टर है कफन का। मैं कफन की तरफ आता हूँ। जाहिर सी बात है उससे पहले लोगों ने इस पे तवज्जो नहीं की थी कि यार वाकई बुधिया की मौत जो ही वही एक जो है कहते हैं कि मतलब एक नया मोड़ है, जहां से फिर कफन का शुरू होता है। अगर बुधिया ना मरती तो कफन का सवाल नहीं था। जाहिर है अगर जो है वो माधो जो है जी जी, जो मेरी स्टडी का जो कैनवस उभरता है, वो यकीनन वो गांव की जिंदगी को उन्होंने पेश किया, शहर की जिंदगी को भी पेश किया, गरीबों को, मजलूमों की हिमायत में हमेशा रहे। लेकिन फौकियत उन्होंने सबसे ज्यादा खवातीन के मसाइल पर। अगर उनकी लिस्ट मैं बनाऊंगा तो मौजू के एतबार से, फिक्र के एतबार से, प्रेजेंटेशन के एतबार से नंबर 1 पर मैं खवातीन के मसाइल को रखूंगा। उन्होंने खवातीन के मसाइल को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से महसूस किया। जैसे बुधिया को लिखते वक्त मेरे जहन में ये था कि प्रेमचंद बहुत माली तौर पर दिक्कत में थे, बॉम्बे गए, बॉम्बे से लौट कर फिल्मी दुनिया से बदसन होकर आ रहे हैं, और उनका नॉवेल गोदान पब्लिश हो रहा है, उन्हीं के प्रेस से गोदान पब्लिश हो रहा है। और वो पूरा खाका बनाकर आ गए हैं कि मैं नॉवेल लिखूंगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र काश नॉवेल उनके कंप्लीट हो जाता तो तानीसियत पर पहला नॉवेल होता, पहली तहरीर हिंदुस्तान की होती। ये मेरा दावा है, और ये इसको आप जरा देख लीजिए। इसी लिहाज से जब कफन वो लिख रहे हैं, तो कफन के ऊपर आप देखिए घेसू और माधव खुद ही कह रहे हैं ये हरामखोर काहिल कामचोर है। वो जमींदार को तो कह रहे हैं जो वो दे रहा है वो तो दिखावे के लिए कह रहा है। जो कुछ मरकज है, जो महवर है, वो औरत है, जो पस मंजर में है, जो बैकग्राउंड में है। और खातून, खातून यानी खिदमत हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, नेकी हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, कुछ करने का जज्बा हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। तो यहाँ भी ये किरदार बैकग्राउंड में है, लेकिन सारे ताने बाने भूले गए हैं कहानी के इसी किरदार के। उसी के बदौलत ये कहानी आगे बढ़ती है, चाहे वो पहला मंजर हो, दूसरा मंजर हो, और आखिरी यानी तीसरा मंजर हो। तो ये औरत की कहानी है। और देखिए ये खत्म भी किया, इसलिए तमाम बड़े नाकदीन ने कहा, हसन अस्करी ने भी इसको कहा है, गोपी चंद नारायण ने भी इस पर इत्तेफाक किया है, और खुद शमसुर रहमान फारूकी ने भी इसका कहा है कि उर्दू अफसाने का संग मील कफन है। यह कहानी हमारी संग मील की हैसियत रखती है, और इसमें किरदार जो है वो यही औरत का है कि जो दूसरों की परवरिश कर रही है। और औरत हमेशा दूसरों की परवरिश, और परवरिश में त्याग है, तपस्या है, जो बैकग्राउंड में रहती है। इसी को लेकर मैंने इस कहानी को पहले भी किया था, और उसके बाद कई बार इसको मैंने लिखा है। और पहले ही मैंने अभी अर्ज किया कि जब मैंने भेजा था ये मजमून, तो कलाम हैदरी को ये नुक्ता पसंद आया था, और अच्छा लगा था कि आपने इसको एक खातून के तवज्जुह से पेश किया कि मरकजी किरदार वो है जो बज़ाहिर कैनवस पर नजर नहीं आ रहा है, जिसकी दिलखराश चीखें हैं, और लेकिन ताने बाने सब उसी के। जी जी,
सगीर भाई, जैसा कि अभी कफन के ताल्लुक से आपने तस्करा किया, तो जैसे कि कफन के बाद लोगों ने जहाँ पे कफन की कहानी खत्म होती है कि वो दोनों पी करके शराब पी करके गिर जाते हैं, तो उसके आगे भी बहुत से लोगों ने उसके आगे बढ़ाने के लिए कहानियां लिखी, अफसाने लिखे, जिसमें एक अफसाना शौकत हयात का माधो है, जो कि बड़ा, नाज़रीन आप भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले बहुत बहुत जैसे जी, पार्ट 1 आप कहें, और माधो का पार्ट 2 कह सकते हैं मेरे नजरिए से, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है बहुत अच्छा लिखा। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद आज के अहद तक वो अफसाना जाता है। तो एक तो ये कि कफन की कहानी तो अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन एक बड़े फिक्शन की एक ये भी जो है मैं समझता हूँ कि एक खासियत है सगीर भाई, कि अगर उसके आगे कड़ी से कड़ी जोड़ को उसी तरह का शाहकार लिख दिया जाए, जिससे कि उसमें लगे कि यार वो पहले तो मुकम्मल था ही, अब इसमें मजीद तकमीलियत आ गई उस पस मंजर में। क्योंकि उस दौर में जब ये अफसाना प्रेमचंद ने लिखा था, ये जो लिखा था, तो उस वक्त जो है उस वक्त का जो अहद था वो उनके सामने उसकी वो सूरत तो नहीं थी जो आज है, लेकिन शौकत हयात ने जो लिखा है, जाहिर सी बात है वो आज के पस मंजर में भी देख करके लिखा है। तो क्या बड़े जो फिक्शन होता है उसकी ये भी खासियत होती है कि उसके आगे आप कड़ी से कड़ी, अगर आप ज़हीन है, आप जो है अगर आपके अंदर सलाहियत है, तो आप तख्लीकी सलाहियत है, तो आप उसको और भी मजीद तौर पे वसी कर सकते हैं। ये भी होती है, खास बात है ये, क्योंकि अधूरापन बिल्कुल अधूरापन तो नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल साहब, यही। और देखिए जी, देखिए बड़े फनकार को, और बड़े फनकार में अगर हम आप प्रेमचंद को अजीम फनकार नहीं कह सकते हैं, हालांकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाला कोई फिक्शन राइटर है तो वो प्रेमचंद है, क्योंकि हर जगह तर्जुमे होके वो पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है। और इसे अगर इसको नंबर 1 पे हम नहीं भी कहें तो दूसरे नंबर पे या कोई कहीं भी रखिए, बड़ा फनकार तभी है जब उसकी इत्तिबा होती रहे, जब उसकी पैरवी होती रहे, उसके किसी भी कहानी के, किसी भी नॉवेल का कोई एक डायमेंशन नहीं हो सकता है। कहानियों में सैकड़ों डायमेंशन होते हैं। ये तो नंबर 1 उनकी कहानियां हैं, 280 कहानियों में प्रेमचंद की नंबर 1 कहानी है। एक दूसरी कहानी की मैं मिसाल दे दूं कि कितने डायमेंशन पैदा किए जा सकते हैं। हर बच्चे को याद है वो कहानी ईदगाह, ईदगाह की कहानी है, और दस्ते पना यानी चिमटे की कहानी है। लेकिन इसके हम बहुत से प्रेमचंद खामोशी से हमें सोचने के लिए ईद उल फित्र का मामला है। फितरा अदा कर दिया, बगैर फितरा अदा किए हुए क्या तुम्हारी नमाज हो गई? और फितरा जो सबसे मुस्तहक था, जिसका बाप नहीं, जिसका माँ नहीं, जिसका दादा नहीं, तो फिर जब उसको नहीं दिया गया तो कैसे? अब देखिए इसी कहानी को लेके आज के तनाजुर में 21वीं सदी में असलम जमशेदपुरी ने इसको और भी बड़े कैनवस पर पेश कर दिया। तो बड़ा फनकार वही होता है कि जब हम उसकी चीज को आगे बढ़ाते रहे, जैसे उधर शौकत हयात ने बढ़ाया, इधर आप देखिए कि ईदगाह को किस वसी तनाजुर में लाते हुए असलम जमशेदपुरी ने ईदगाह की वापसी के ऊपर कर दिया। तो बड़ा फनकार वो रहता है कि जिसके एक एक पहलू, एक एक इशारे, एक एक जाविये को लेकर दूसरा बड़ा फनकार उसको आगे बढ़ाता चला जाए। ये मैंने आपको मिसाल दी, और इसीलिए प्रेमचंद अमर है और उनकी तख्लीकात अमर। जी 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 सगीर भाई, मुझे याद आता है कहीं प्रेमचंद ने लिखा है, मैंने पढ़ा है कि जैसे ईदगाह के ताल्लुक से, कि ईद में ये होता है भाई कि सारे लोग भाई भाई हैं, जो है एक दूसरे के जो है मोहब्बत भाईचारे की बात है। लेकिन प्रेमचंद ने एक नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया कि सब जैसे ही ईद की नमाज पढ़ के वापिस आते हैं, तकरीर में और नमाज में तो सब भाईचारे की गुफ्तगू होती है, लेकिन जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर आते हैं, तो जब बच्चों को खिलौने दिलाते हैं, तो भाई सब बच्चे अपने अपने हो जाते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अगर कोई नहीं भी ले रहा तो कोई दूसरी उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। ये मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरे माखज यही था। तो ये बड़ा अच्छा था, प्रेमचंद का ये नुक्ता गौर नहीं, करने का। बहुत अच्छा पॉइंट ला रहे हैं। और जी जी देखिए जी इसी को असलम जमशेदपुरी ने बहुत अच्छे डायमेंशन, 3 डायमेंशन दे दिए उसने इस जी 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 प्रेमचंद की कहानी को, और ये लगता है कि ये बेहतरीन कहानी जी 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 जो ईदगाह की वापसी है। जी जी आप जो बिल्कुल। पॉइंट उठा रहे हैं
मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आगे बहुत बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी होती है जो है सगीर भाई, की जैसे कि प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि दलितों का मामला है, दलित पे उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन एक नुक्ता ये भी है ना कि मतलब शहर और गांव पे उन्होंने शहर पे भी लिखा, गांव पे भी लिखा, लेकिन अक्सर उनकी कहानियों में शहर वाले जो है मतलब इस तरह का तासुर उभरता है, इस तरह का तासुर उभरता है शहर वालों में कि शहर का जो आदमी होगा वो जो है बुरा ही होगा, गांव का जो आदमी होगा बिल्कुल एकदम सही होगा, भला होगा। अगर शहर वाला मान लीजिए बुरा होगा भी तो बाद में वो जो है भला भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मंत्र आपको वो दूं, डॉक्टर चड्ढा की मिसाल सामने की है, जमींदार की मिसाल यहाँ सामने की, जमींदार को इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो ये जो तस्वीर, जैसे मिसाल के तौर पर, और आप देखिए जो है वो बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, ये बातें तो बड़े घर की बेटी में जाहिर सी बात है कि बड़े घर की बेटी, ये होता कि बड़े घर की बेटियां भी ऐसी ही होती है तो बात अलग थी। वो लिखा है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो क्या इस तरह कुछ इस तरह का नहीं लगता कि भाई प्रेमचंद एक तरफ ज्यादा रागिब थे, यानी लाशौरी तौर पे ये चीजें आई हैं कि अगर कोई जो है दो बैलों की जोड़ी आप देख लीजिए या जो भी उनके अफसाने हैं, तो अगर जो है मतलब इसे अगर दलित है, गरीब है, तो उसको बिल्कुल मासूम, बिल्कुल वो दिखाया गया है, या कहीं दिखाया गया कि यार उसी की गलती है, किसी तरह हो। जैसे घीसू और माधव की बात कर लीजिए, जमींदार जो दे रहा है, जितनी बातें गुफ्तगू की घीसू और माधव ने, जो कि वाकई फैक्ट था कि वो हम बेगारी नहीं करते, कफन में देख लीजिए, तो इसका मतलब इसका असली मरकज तो जमींदारी है ना, सरमायादारी है। लेकिन इसको जो है मेन मरकज में, यानी ये गुफ्तगू तो हुई, लेकिन मतलब रुझान जो है, एक ये कहा जाता है कि प्रेमचंद का रुझान इस तरह का था कि जो बड़े लोग जो होते हैं तो उनको किसी तरह मतलब एक नरमी का रवैया उनके ऊपर था, और जो छोटे लोग थे उनकी खूबी खामी वो दोनों को उन्होंने खूब उभारा। तो इस ताल्लुक से आप क्या अर्ज करेंगे? कुछ कनेक्शन की लगता है कुछ प्रॉब्लम है नाज़रीन, जैसे कि मैंने अर्ज किया सगीर भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको आवाज आ रही सगीर भाई? कुछ दिक्कत है? तो मैं कह रहा था नाज़रीन, वाकई आप देखेंगे जैसे कोई भी कहानी है तो उसमें ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पस मंजर। आवाज आ रही सगीर भाई? कि बहुत सी चीजें जो है जो पस मंजर में होती है वो मेन होती हैं, कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे नुक्ते होते हैं जिसपे कि आ रही है सगीर भाई आवाज? देखिए, इसको तो हम ये कह सकते हैं बड़े जी, फिर कुछ कनेक्शन की दिक्कत है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि ये भी एक नुक्ता था। हमारे साथ नखत परवीन जुड़ गई हैं, सारे लोग, बहुत से लोग जुड़ गए। आप तमाम हजरात का शुक्रिया नाजरीन, आपने हमारे हम हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे साथ आते हैं। रियाज अहमद साहब और बहुत से लोग पीछे रहे, जब गुफ्तगू के दौरान में उनका नाम नहीं ले सका तो मैं माजरत खां हूँ, गुफ्तगू हो रही थी। अब जो है जाहिर है कि कुछ अहम बातें जो है हमारे जो स्कॉलर्स के लिए भी प्रेमचंद के ताल्लुक से हो, उसके अलावा अभी हम तहजीबुल अखलाक के बारे में भी गुफ्तगू करने वाले हैं, शायरी के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। तो नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिए, और अभी जैसे ही वो होता है तो कनेक्शन होता है तो हम सगीर साहब से इस ताल्लुक से भी जानेंगे। जैसे कि प्रेमचंद के बारे में मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि वाकई पूस की रात आप देख लीजिए, तो पूस की रात में जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड में सरमायादारी है। कि पूस की रात की कहानी है कि बहुत सर्द, पूस कहते हैं जाड़े की, अंग्रेजी में वो ऑन अ विंटर नाइट के नाम से वो हुई है। बड़ी अहम जो है वो कहानी, वो अफसाना है कि जो है उसको आखिर में यह होता है कि खेत जल जाते, उसी में रहता बहरहाल। वो कहानी अब देखिएगा पूछ गया, तो उसमें भी यही है कि फिर वो मजदूरी के लिए निकल जाता। तो ये वो थी कि भाई अगर किसान इसी तरह अगर जगह छोड़ के मजदूरी पे जाएगा। जी जी सगीर भाई। जी लेकिन जी जो मसाइल करने बेहद करीब से उन्होंने उन चीजों को ये बताया कि आने वाला समय जहाँ बराबरी होगी, जहाँ मसावत होगा, जहाँ तालीम होगी, और जहाँ ये न हो कि हम किसी तरह से तासुब बरत रहे हैं। आज भी है, देखिए प्रेमचंद ने कहा कि मेरा तो जी कहता है मैं गांव में जाके बस वो कहते रहे, हमने उन पर बहुत अमल किया, लिख रहे हैं, लेकिन क्या हम गांव में जाकर बस रहे हैं? हमने गांव के लिए कुछ किया? हर तो हमारी बिसात, हमारी आपकी कोई बिसात नहीं। जो हुक्मरान तबका है, जिनके पास सारे अख्तियारात हैं, क्या उन्होंने उन गरीबों के लिए किया? उन छोटे छोटे किसानों के लिए किया? आज अभी भी कोविड-19 के जमाने में सबसे ज्यादा अगर जुल्म सहा है तो
किसानों ने सहा है, गरीबों ने सहा है, गांव बस्ती को तो कोई हाईलाइट नहीं करता। आज भी हमारा डॉक्टर बस जाना नहीं चाहता उस बस्ती में। हम दूर भाग रहे हैं, और जब दूर भाग रहे हैं तो फिर उनकी अच्छाइयाँ रफ्ता रफ्ता हम खुद खराब कर रहे हैं। उनकी अच्छाइयों को हम छीन रहे हैं और उनके अंदर हम अपनी बुराइयां, हम शहर वाले अपनी बुराइयां भर रहे हैं। क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता हो? क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी ग़िज़ा मिले? क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनको तमाम फैसिलिटीज मेडिकल की मिले, दूसरी तमाम सहूलतें मिले? सारी सहूलतें हम शहर में लेके बैठे और उन्हें महरूम रखें और फिर सिर्फ ये कहें इनडायरेक्ट वे में कि वो सिर्फ हमारी मदद करते हैं। हमने तो उन्हें आज भी एक तरह से बंधुआ मजदूर बना रखा है और फिर भी हम बराबरी का दावा करते हैं। जब तक दिल से हम प्रेमचंद की उन तमाम चीजों को कबूल करते हुए गांव को जन्नत नहीं बनाएंगे, ये देश स्वर्ग नहीं बन सकता। बहुत जरूरी है साहब। जी जी बिल्कुल। तो नाज़रीन ने जो मैं अभी जिक्र कर रहा था सगीर साहब का, जब कनेक्शन था ऑन अ विंटर्स नाइट, जो उनकी एक पूस की रात जो है, उसमें सगीर भाई यही आप तो जानते, यही बताएगा कि किसान की पूरा खेत जल जाता, वो अपनी बीवी से कहते कि अब मैं मजदूरी करूंगा। लेकिन आज अब देखिए कि मजदूरी भी वो क्या करेगा, जब मजदूरों की हाल, जैसा कि सगीर साहब ने फरमाया कि भाई मजदूरों की हाल भी और हम सब देख भी रहे हैं, तो अब तो यानी प्रेमचंद ने उस वक्त भी ये देख लिया था कि चलो भाई उस वक्त जो है मजदूरी की तरफ लोग शहर की तरफ ज्यादा जाना चाहते थे। वजह ये थी कि गाँव में वो चीजें नहीं थी, जैसा अभी सगीर भाई ने जिक्र किया। वो बड़ी जो है जबरदस्त जो है वो अफसाना है नाज़रीन, अगर आप पढ़ेंगे वाकई आप तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2-3 अफसानों का मैंने जिक्र किया, एक तो आप शौकत हयात का माधवा पढ़ें प्रेमचंद के अफसानों को सामने रख करके, दूसरा ये पूस की रात, और ईदगाह से वापसी। असलम जमशेदपुरी साहब ने वाकई बहुत जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, जबकि सगीर भाई ने भी कहा ईदगाह से वापसी उसका नाम है। आप देखेंगे लगेगा यार अब ये मुकम्मल हो गया। प्रेमचंद का अफसाना तो पहले ही मुकम्मल था, लेकिन जैसा कि सगीर भाई ने कहा कि बहुत से डायमेंशंस होते हैं, तो डायमेंशंस को पकड़ना और उस पर काम करना ये भी बड़ी सलाहियत का काम है। हर आदमी इसको नहीं कर सकता। प्रेमचंद ने बहुत लिखा गया, ईदगाह भी बहुत लिखा गया, लेकिन कोई एक चीज होती है जो सलाहियत को उजागर करती, जो कि उससे कड़ी से कड़ी मिला करके आगे का रास्ता बताती है। तो वो जो सलाहियत अपने आप में मुनफरिद होती है, जो कि जाहिर सी बात है शौकत हयात साहब में थी, शौकत हयात साहब में है, असलम जमशेदपुरी साहब ने है, और जाहिर सी बात इसको उजागर करने का जो है वो हमारे सगीर अफराहिम साहब में है। सगीर भाई आप, मैं जो है तहजीबुल अखलाक की तरफ आऊंगा। तहजीबुल अखलाक जाहिर सी बात है कि एक शाहकार है, और आज जिस तरह से जो उसका मेयार वकार है, यकीनी तौर पर उसका एक अपना मुनफरिद मकाम है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब जो है तहजीबुल अखलाक आपके ज़ेरे साया था, आप जब आप उससे जुड़े हुए थे, इशाअत हो रही थी, तो जहां भी हम जाते थे, जैसे मुलाकात हुई या बाहर, तो आपके साथ साथ तहजीबुल अखलाक का जिक्र भी जाता था। तो एक तरह से जहनों में वो चीजें रहती थी, उसके मौजूआत रहते थे, तमाम चीजें उसमें होती थी। लेकिन अब चूंकि आपका उस तरह का जो है नहीं रहा रिश्ता तहजीब अखलाक से, जैसा कि हमें मालूम है, पता नहीं गलत है सही, आई डोंट नो, जो हमने सुना है, और तहजीबुल अखलाक को उस तरह का चर्चा नहीं होता। तो 2 सवाल आपसे मेरे हैं कि कब तहजीबुल अखलाक के ताल्लुक से बताइए कि कैसे जुड़े, उसका क्या रहा, कैसे आपने किया। दूसरी कि अब जो वो है, क्या इसके लिए सफर दर सफर जिसको कहते हैं वो भी जरूरी है कि जो है इसका जो मुदीर हो या जो लोग हो इससे करते रहे। जी जी सर। देखिए बहुत अच्छे सवाल के यूनिवर्सिटी में इदारे में रहते हुए मेरे जैसे पोस्ट बनाया गया, मुझे इम्तिहानात की जिम्मेदारियां दी गई, जिससे और इंतजामी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन मैं हुक्म को बजा लाता था और कर दिया करता था। लेकिन जब मुझसे तहजीबुल अखलाक के बारे में कहा गया तो मैं बेचैन हो गया कि फौरी ऑर्डर मिले और मैं इसे मेरे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की ये वजह, और उसकी वजह ये थी कि ये एक नुमाइंदा था हमारी तहरीक का, अलीगढ़ तहरीक का एक नुमाइंदा, हमारे सिर्फ इदारे का नहीं, पूरी तहरीक का नुमाइंदा था। आप गौर करिए कि सर सैयद ने मदरसतुल उलूम से पहले ही इस पे इजरा किया, यानी मदरसे के लिए, कॉलेज के लिए, बाद में बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए फजा हमवार करने के लिए अगर कोई आलयकार था तो वो तहजीबुल अखलाक था। और नाम भी उन्होंने बहुत सोच समझकर इसका तहजीबुल अखलाक नाम रखा था। इस पर अब हम कमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ होगा।
क्योंकि बहुत दूर रास्ते सर सैयद अहमद खान बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीता पड़ता है। तहज़ीबुल अखलाक हमेशा निकलता रहा, और जब भी बंद हुआ है तो उसकी कुछ वजूहात रही होंगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता रहा होगा, कुछ बहुत ऐसा होगा कि अब करने वाले तो ऐसे होते हैं कि अभी आपने नाम लिया, जैसे हम कह दें बिहार से ही अब्दुल समद साहब का नॉवेल है 2 गज जमीन, उसमें एक पैराग्राफ है बहुत अच्छा, उसे देखे मैं ऐसे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ उसी का। तो पाकिस्तान से वो किरदार वापस आ रहा है बिहार अपने अजीजों से मिलने के लिए, तो वो पूछ रहे हैं, अब्दुल समद ने लिखा है 2 गज जमीन में कि भैया क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हो, तो से हाल है तुम्हारे पाकिस्तान का। तो इन्होंने कहा ये वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा है ये वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे जहाँ फला फला अजीजों को पूछ रहे, तो फिर ये किस पाकिस्तान से आ रहे हैं? अरे इन्होंने कहा ये मशरकी नहीं मगरबी पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो कहते अरे बाबू तुमने कितने पाकिस्तान बना दिए अभी से। और फिर वो जब वो उर्दू नहीं सही बोलने पाता है तो उन्होंने कहता है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, क्या है वो जिसने उर्दू नहीं जानता। तो इस तरह के वो किरदार के लिहाज से जब एक फनकार सोचता है तो वो ये किसी माशरे तर्ज नहीं, वो ये कहता है कि हम उसमें कुछ डूब जाए। सर सैयद हमारी तहजीब, हमारे माशरे, हमारे तमद्दुन, हमारे रस्म रिवाज, हमारे मजहब, हमारे अकायद, हमारे तवाहमात सबको महसूस कर रहे थे, और वो जानते थे कि अब इस कौम को से सबसे पहले हमें तवहुमात से दूर करना है, ट्रेडिशनल जो रस्म रिवाज जो दीमक की तरह चिपकी हुई हैं उनसे दूर करना है, और बताना है कि अच्छे रस्म रिवाज कौन सी है, अच्छी रिवायत कौन सी है, उन्हें अडॉप्ट कर लो। और इसका सारा अलहकार तहज़ीबुल अखलाक था। सर सैयद के जमाने में जैसे ही तहज़ीबुल अखलाक बंद हुआ तो डिप्टी नज़ीर अहमद तिलमिला उठे, और डिप्टी नज़ीर अहमद ने कहा कि अरे वैसे वो कैसे है, तुम हमें तो मदरसे से भी ज्यादा अजीज है। तो तहज़ीबुल अखलाक की एक अहमियत थी, और हमारे जो इससे पहले मुदीर थे उन्होंने जी जान से बताया। मैं जब इसका मुदीर हुआ तो फिर मैंने सर्वे किया कि किस तरह से इसमें साइंस, फलसफा, मंतिक और तमाम दीगर उलूम और फनून को शामिल कर दिया जाए जो सर सैयद का बुनियादी मकसद था, और उन चीजों को भी लाया जाए जिसमें सिर्फ ये ऐसा नुमाइंदा न बन सके बल्कि यह न कहा जाए कि उर्दू जैसे आज कह दी जाती है कि शेर व शायरी की जुबान है। अरे उर्दू तिब्ब की जबान है, उर्दू मेडिकल की जुबान है, उर्दू मंतिक की जबान है, उर्दू हिसाब की जुबान है, उर्दू साइंस और टेक्नोलॉजी की जुबान है। उस तरह से लेकर दूसरे सपोर्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलता रहता था, इंतजामिया से भी बहुत अच्छा मिलता था, हमारे डीसी पीडीसी दोनों इसके इंतजाम करते थे। जी। दूसरे मैं सबसे ज्यादा वक्त भी अगर देता था तो तहज़ीबुल अखलाक में। कभी कभी हमारी अहलिया सीमा सलील साहबा कह देती थी कि क्या आप नाश्ता और खाना तो आप वही कह रहे हैं कि आप बिस्तर भी वही भिजवा दिया जाए, तहज़ीबुल अखलाक क्योंकि मुझे अच्छा वही लगता था कि जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाए, और जो चीज पसंद नहीं आती थी या म्यार से गिरी हुई होती थी उससे हम बिल्कुल नहीं शाया करते थे, और कोशिश करते थे कि हर जगह से। एक छोटी सी मिसाल दे कि मुझे कलकत्ते बुलाया गया, कलकत्ते में मुझे एक पेपर पढ़ना था सर सैयद के ताल्लुक से। मैंने सर सैयद के ताल्लुक से तमाम चीजें देखी, तब मुझे एक उनके लेक्चर मिल गया सर सैयद का जो उन्होंने कलकत्ते में बहुत पहले दिया था। जब वो मैंने निकाला वो उनके तमाम वैल्यूज, तो वो लेक्चर वैसा ही फारसी में था, यानी 150 साल में उर्दू में उसका तर्जुमा ही नहीं हुआ। मुमकिन है ये हो कि सब जानते होंगे कि हर उर्दू वाला फारसी जानता है, इसलिए नहीं हुआ। तो मैंने फौरन ही हमारे यहाँ एक लेक्चरर है फारसी के, हमने उनसे कहा खालिद साहब को नाइट सफी साहबा के जरिए कि इसका तर्जुमा कीजिए, और मैं गया और मैंने फिर वो लेक्चर दिया। फिर तहज़ीबुल अखलाक में वो तर्जुमा वो मजमून सब चाहता गया, और वो मजमून भी क्या मजमून था कि 1863 में 1863 अभी ना तहज़ीबुल अखलाक है और ना स्कूल और मदरसा ना साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद को इनवाइट किया जा रहा है कलकत्ते कि आप आइए
नवाब अब्दुल लतीफ अब्दुल गफूर नस्साफ के बड़े भाई उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ कलकत्ते में एक लेक्चर देंगे और उन्वान ये है कि अंग्रेजी को के उलूम को हमें अडॉप्ट करना है, अंग्रेजी जुबान, इल्म और फन सब को। इस लिहाज से उन्होंने वो पूरा लेक्चर दिया कलकत्ते में और पूरा लेक्चर फारसी। तो ये चीज देखिए कि वो फारसी में लेक्चर दे रहे हैं, अंग्रेजी के ताल्लुक से दे रहे हैं, और फिर ये तहजीबुल अखलाक, तो हमने तहजीबुल अखलाक देखा। और फिर ये मैं सोचता था, आप चूंकि मुदीर हैं, आप जानते होंगे कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा म्यारी चीजें देते हैं। शुरू का टाइटल कवर और आगे और पीछे उसके बाद पे या दूसरे और तीसरे सफे के ऊपर अमूमन ये कर दिया जाता है कि इश्तिहार दे दिया जाता है। हमें इश्तिहार की जरूरत भी नहीं, हमने पीवीसी और वीसी से पूछा, उन्होंने कोई जरूरत नहीं। अब इश्तिहार भी हो तो म्यारी हो, तहजीबुल अखलाक का। तो मैंने कोशिश की कि हर माह जो बड़े अदीब जिनके इंतकाल हो रहे हैं उनके ताल्लुक से रेफरेंस हम दें, उनको मुख्तसर उनकी सवानें दे दें, उनके ताल्लुक से खितात लिखवाएं, वो खिता लिखाया जाए जिसमें उनकी तारीख वफात, तारीख पैदाइश, इन सबको जोड़ना कि पाबंदी से वो चीजें आए और उन सफात में हो। तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया कि हमने उनके तमाम फोटो भी, और उसमें ये भी कि इंतजामिया को अखराजात भी नहीं बढ़ते। तो तहजीबुल अखलाक बेहद पसंद किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हालांकि मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन रहा भी नहीं जाता है कि 16 में मेरे पास 2 इनविटेशन है, एक मॉरिशस से आया और एक कराची से आया। तो मैंने फौरन अपने हमारी हुकूमत की तरफ से था, हुकूमत ने कहा कि आप जा सकते हैं, तो मैंने कहा मैं कराची जाऊँगा। और कराची में जब मैं गया तो जब मुझे वेलकम किया गया कि साहब शोबा उर्दू का एक प्रोफेसर आ रहा है, तहजीबुल अखलाक का मुदीर आ रहा है, तो मैंने भी वहाँ पर देखा कि वो ओल्ड जितने मैं ले जा सकता था वेट अपना कुछ ज्यादा हो गया था वेट, उससे कुछ तहजीबुल अखलाक के रिसाले लेके गया था। और ओल्ड वाइज ने जब देखा तो वो उससे चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। और कई ने तो मुझे डांटा कि साहबजादे आप कुछ ज्यादा ले आते, कितने पैसे खर्च। तो इस रिसाले से जो उनका इमोशनल अटैचमेंट था, और ये वो वाहिद रिसाला है जो हिंदुस्तानी तहजीब का नुमाइंदा है, जो कौमी यकजहती का नुमाइंदा है, जो हुब्बुल वतनी का नुमाइंदा है। और इसी पर मेरी तकरीर थी कि अगर हिंदुस्तानी तहजीब, उसकी सकाफत, उसके कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी का है, अगर कोई नुमाइंदा कल हो और आज भी है, तो उसमें वो तहजीबुल अखलाक शामिल है। तो तहजीबुल अखलाक पर मैं बेहद कोशिश भी करता था। जैसे आप डूबे हुए हैं अपने रिसाले में, तो मैं ये नहीं समझता था कि ये इदारे का रिसाला है, ये मेरा रिसाला है, और हर पल बल्कि ख्वाब भी देखता रहता था। तो वो तहजीबुल अखलाक के ताल्लुक से कि क्या क्या इसमें हम शामिल कर सकते। जी जी, तो जो है सगीर भाई, जैसे कि अभी वो तो जाहिर सी बात है आपकी अपनी काविशें थी, तो अभी जो जैसे कि उस वक्त आप जहां जहां भी गए तो बहुत से मेंबर भी बने तहजीबुल अखलाक के, आपकी तकरीर से मुतासिर होकर के, या आप अपने साथ हमेशा 1 2 3 कापियां रखते थे, ज्यादा कापियां रखते थे उसके ताल्लुक से। तो अब जो है जब ये सिलसिला, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सिलसिला जारी है, हालांकि जाहिर सी बात है मेयार में वकार में कमी नहीं होगी, अब जो लोग होंगे बहुत आला मेयारी होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन जो तरसील का जो ये जो वसीला था, तो ये जो है अब नजर नहीं आ रहा। तो इसका कोई असर पड़ा है तहजीबुल अखलाक पे, यानी कि इसकी इश्तेहारियत के तौर पे या इस तरह के तौर पे कि अब उस पे गुफ्तगू कम होती है, क्या ये वजह भी है? देखिए, एक चीज कह के मैं इससे दामन छुड़ा लेना चाहूंगा कि ये होता है इमोशनल अटैचमेंट। जी 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 इमोशनल अटैचमेंट की मैं आपको एक मिसाल देता जी। हूँ। मैं टॉपर था, रिकॉर्ड ब्रेक किया था एमए में, बहुत अपने आप को प्राउड महसूस करता है। यहाँ लगा सैयद लीजिए हामिद साहब, सगीर भाई, यहाँ ये लगा लीजिए अपना मुंह वाला, आवाज थोड़ा कट रही है, यहाँ लगा लीजिए, हाँ जरा सा लगा लीजिए, हाँ जी। तो एक तो ये, दूसरी वजह ये कि जब मैं पढ़ रहा था और स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और मेरा तकर्रुर नहीं हो सका, कुछ वजह रही थी सैयद हामिद साहब के ज़माने में। तो सैयद हामिद साहब ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मुंह लटकता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे वतन में भी उनकी तालीम हुई थी और वो बहुत पसंद करते थे कि मैं उसी स्कूल का पढ़ा हूँ
जहाँ उन्नाव में वो पढ़ते थे, सैयद हामिद साहब। तो सैयद हामिद साहब ने कहा कि तुम लिखने पढ़ने वाले आदमी हो, आज नहीं हुआ है अपॉइंटमेंट तुम्हारा, कल हो जाएगा। तुम ऐसा है कि तहज़ीबुल अखलाक के लिए लिखो। तो और मुदीर सामने खड़े हुए थे, तो उन्होंने, साइंस के मुदीर थे, उन्होंने कहा इसका मजमून फौरन छाप ले और देखिए। हम उनके पास मजमून लेके गए थे, तो उन्होंने कहा वो चाहते थे कि आप साइंस के ताल्लुक से लिखिए। मैंने कहा मैं साइंस का नहीं, मैं अदब का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप लिखेंगे। खैर साहब, जब कई एक आध बार जगह मुलाकात हुई कि सैयद हामिद साहब से, तो उन्होंने पूछा हाँ क्या लिख रहे हो, तो वहां तो प्रोस्ट और ये सब खड़े हो जाते थे कि अरे एक तालिब इल्म से वो पूछ रहे, एक रिसर्च स्कॉलर से। तो लोगों ने मुझसे कहा कि अब आप लिखना शुरू करिए, तो मैंने शुरू किया। इत्तेफाक से मेरे हॉस्टल फेलो, आफ्ताब हॉस्टल में रहते थे, मेरे दोस्त थे प्रोफेसर अहरार हुसैन साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है। उन्होंने भी कहा यार सगीर, तुम्हें तो वाइस चांसलर कह रहा है, मुदीर और उसका एडिटर तो ऐसे तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तो हमने कहा हम साइंस के कैसे तर्जुमे करें। तो उन्होंने कहा तुम दोपहर में सोओगे नहीं, तुम अदब वाले सोते बहुत हो दोपहर में, और मैं साइंस का हूँ, मैं तो लैब चला जाता हूँ। तो वो हम दोनों के आमने सामने दिन थी, आप उधर आ जाइए। हम उनके पास जाने लगे, और फिर जो उन्होंने मुझसे मेहनत कराई, यानी जिंदगी में जितनी मैंने मेहनत नहीं की, वो 3-4 साल में अहरार साहब ने मुझसे मेहनत करा ली। हॉस्टल में सारी दोपहर कुर्बान कर दी, और अब तो मैं दोपहर में सोना ही भूल गया। और वो मुझसे फिजिक्स के, मेडिकल के तर्जुमे कराते थे, और बाकी वक्त जो बच जाता था मैं लाइब्रेरी चला जाता था, और फिर मुदीर के पास। ताबड़तोड़ मेरे 9 तर्जुमे तहज़ीबुल अखलाक में पब्लिश हुए, और एक ज़माने में मुझे 3 अवार्ड भी मिले, जो 2 तहज़ीबुल अखलाक के थे। तहज़ीबुल अखलाक से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट उसी वक्त से बन गया। तो तहज़ीबुल अखलाक के लिए मैंने कहा नहीं, मैं जी जान सा, जो भी जिसका जज्बाती लगाव जिससे होगा वो टूट जाएगा, उसके लिए लिखना और पढ़ना वैसा ही होगा। और आज भी तहज़ीबुल अखलाक अच्छा आ रहा है, यकीन आ रहा है। जी। एक सवाल जो है बार बार स्क्रीन पे आ रहा है सगीर भाई, जैसे आप भी देख रहे हैं कि हालांकि इसके बहुत से जवाब दिए जा चुके हैं कि प्रेमचंद की अभी क्या अहमियत है। मिसाल के तौर पर जो है आप देखें, जब से सोशल मीडिया आई है, मैं थोड़ा सवाल की वजाहत कर दूं कि तब से जो है वो गांव का या उसका देही जिंदगियों का वो तस्वुर नहीं रहा है जो कि प्रेमचंद के जमाने में था। आज भी जो है लोग 12-1 बजे तक गांव में भी जागते हैं। पहले था कि 6 बजे लोग सो जाया करते थे, 7 बजे सो जाया करते थे। अब जो है भले सड़क पे चौपालों में भी जो होता था 7-8 के बाद लोग नहीं नजर आते थे एक जमाने से, लेकिन अब ये हो रहा है कि लोग घर में जाग रहे हैं, कोई चबूतरे बैठ के भी जाग रहा है। किसी भी गांव से गांव में भी आप चले जाए तो 9, 9:30, 10, 11, 12 से पहले कोई नहीं सो रहा है। तो इस तरह की चीजें, इसी तरह ख्यालात भी बदल गए हैं लोगों के। लोग अब जो सोशल मीडिया पे ज्यादा तवज्जो करने लगे हैं, एक तरह से उनका इंसलाक जैसे कि पहले जो बातिनी दुनिया से नहीं होता था अब होने लगा है। उसके असरात भी इस तरह के हैं कि उनके घर की पोजीशन, उनकी और चीजें वो भी चेंज हो रही हैं। तो ऐसे में जैसे कि जो प्रेमचंद ने लिखा, जैसे कि मैंने अभी उसका जिक्र आया, मैंने किया पूस की रात का, कि भाई किसान है, लेकिन उस वक्त तो उस जो है किसान ने तो सोचा था कि साहब हम परली नहीं, अब जो है किसान इसमें खसारा है, तो अब जो है हम जो है क्या कहते हैं मजदूरी करेंगे। लेकिन आज किसान कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे साथ अगर जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये फर्क जो है, तब्दीली ये प्रेमचंद के बाद की मैं समझता हूँ आई है। तो प्रेमचंद के अफसाने एक तो अपनी अहमियत से इस तरह है कि वो आगे के दौर को, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ डायमेंशंस है, लेकिन अपने मतन के पस मंजर में, मतन के तहत प्रेमचंद के अफसानों की क्या अहमियत है आपकी नजर, वो कहां तक हमारा साथ देते हैं? इसके आगे असलम भाई ने लिखा, ये तो बड़ी बात है। इसके आगे जो है शौकत हयात साहब ने लिखा, बड़ी बात है। जी बताइए। कोई भी बच्चा, जिन लोगों ने सवाल किए हैं, या हम अपनी मिसाल देना चाहें, पढ़ने के बाद छोटे से गांव से, छोटी सी बस्ती से पढ़कर निकलता है, और वो यूरोप और अमेरिका चला जाता है, खूब कमाता है, दौलत के अंबार लगा देता है, और जब लौट कर आता है चंद दिनों के लिए देखने के लिए, तो उसकी अपनी गांव, उसकी अपनी बस्ती का वो झोपड़ा, वो छोटा सा मकान उसे अपने महल से ज्यादा अजीज होता है। ये इसलिए है कि वहां उसका जज्बाती लगाव होता है, रिश्ता होता है, इसलिए वो
प्रेमचंद ने हमें धरती से जोड़ा, जमीन से जोड़ा। हम कहते नहीं है कि जमीन से रिश्ता हमें खींच लाता। कोई तसव्वुर कर सकता था दास्तानें पढ़ने वाले, कथा साहित्य को पढ़ने वाले, कि वहां गोबर का भी तसव्वुर महकता हुआ होगा, वहां घेसु और माधव और बुधिया जैसे किरदारों को भी अहमियत होगी, वहां ये भी होगा कि एक बच्चे की परवरिश एक कुत्ते की जरिए हो रही दूध की कीमत में, जहां ये भी जिस दिन दूध की कीमत खत्म हो जाएगी, जिस दिन खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा, जिस दिन यह हकीकत खत्म हो जाएगी कि रिश्वत बुरी चीज है जो नमक के दरोगा में हो रही है, जिस दिन हमारे मुल्क से यह रिश्वत खत्म हो जाएगी, उस दिन से हो सकता है प्रेमचंद की अहमियत भी खत्म हो जाए। जिस दिन से औरत पर होने वाला जुल्म खत्म हो जाएगा, उस दिन से प्रेमचंद की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन से इस्तेहसाल पर इस्तेहसाल होने वाला रवैया बदल जाएगा, उस दिन से प्रेमचंद की शक्ल बदल जाएगी। वरना अगर ये सब चीजें डायमेंशन होती रहेंगी, ये इसी तरह से इस्तेहसाल होता रहेगा, इसी तरह से मासूम बच्चियों को बेइज्जत किया जाता रहेगा, औरतों को बेइज्जत किया जाता रहेगा, तो नए से नए जाविये से प्रेमचंद को कबूल किया जाएगा और प्रेमचंद को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उसको सर आंखों पे बिठा जाएगा। जी सगीर भाई, ये जो है प्रेमचंद के ताल्लुक से जाहिर सी बात है कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि जिस तरह की गुफ्तगू प्रोफेसर सगीर अफराहिम जब कर रहे हैं, तो बजा तौर पर ये जो है माहिर प्रेमचंदियात कहलाने के मुस्तहिक हैं, और जो है ये लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। दूसरे मज़ामीन भी आप देखेंगे, जो किताबें हैं इनकी, जिन्होंने शायरी पे भी तनकीद लिखी है, उसमें भी आप देखेंगे कि एक नए तरह का मुनफरिद अंदाज है। तहरीक अदब में इस मुतालिक से कई मज़ामीन शाया हुए हैं, और भी जगह है, और भी तहकीकी काम जो इन्होंने किए हैं, ड्रामे पर इन्होंने लिखा है, इसके अलावा नावलों पर लिखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सगीर भाई कि रिटायरमेंट हो गया, अब आपके पास पहले से ज्यादा वक्त भी है, एक तरह से आप लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि प्रेमचंद पर आप तो काम कर ही रहे हैं, बहुत सा काम आप कर चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा मौजू भी जिसपे भी आप लगातार जो है, जिससे लग रहा है आपको कि यार इस पे काम नहीं होता, आप उस पे खुसूसी तौर पर जुड़े हुए हैं? क्योंकि मिल्टन का एक वाकया मैं आपको बताऊं, मिल्टन से किसी ने पूछा था कि साहब आपने सब कुछ तो कर लिया, अब आप क्या कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? तो उन्होंने कहा था कि मैं अब दुनिया की मुश्किल तरीन जो है चीज उस पर काम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। तो जाहिर है कि जाहिर नजरिया था कि कोई भी जो है जब तक आखिरी सांस चलती है रिटायरमेंट नहीं होना है, कुछ ना कुछ अहम काम करना है। अहम लोगों की खुसूसियत भी होती है कि किसी न किसी जाविये से काम करते रहते हैं। इकबाल ने कहा है, ताजा वीरानी की सौदाए मोहब्बत को तलाश। तो इस जो है से सौदाए मोहब्बत को किस नई वीरानी के तलाश है, इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, गौर फिक्र के लिए कभी कभी बहुत बड़ी चीजें या किताबें या चीजें नहीं, कोई एक छोटा सा पॉइंट बहुत अहम हो जाता है। और मेरे जहन में एक चौके से एक चुपता था एक जहन में, उसके लिए जरा सा अगर वक्त ज्यादा होने लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। एक आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, जो इधर 2 साल से मैं बेहद लगा हूं, और वैसे मैं तकरीबन 30 साल से उस पर काम कर रहा हूँ, कि सुनता रहता था अपने घर में, अपने वतन में, कि गालिब, मेरा वतन उन्नाव है, लेकिन मेरे दादा की पोस्टिंग बांदे में थी एज ए वेटरनरी डॉक्टर। तो बांदे का जिक्र आता था, और बांदे के जिक्र के ताल्लुक से सुनते थे कि वो बांदे में, जब दादी हमारे किस्से सुनाया करती थी कि बड़ा वीराने का है, और वो जब जाया करती थी तो ऐसे पुल थे, यानी पीपे के पुल थे, पानी को क्रॉस करके जाना। और हम लोग पूछते थे, कभी बच्चे सवाल भी कर लेते थे, तो फिर क्यों जाती थी वहाँ? तो वो उनका एक जवाब होता था, जब वो कोई जवाब नहीं बनता था तो कहते थे, तो सोचो इतना बड़ा शायर गालिब वहाँ कैसे आया होगा और कैसे रहा होगा। करते रहे। इत्तेफाक यह है कि फिर मेरी शादी बांदे में हुई, बांदे में शादी हुई, और फिर एक उसमें प्रोफेसर मोहम्मदीन आरजू साहब थे, मीटिंग हो रही थी अलीगढ़ में, और उन्होंने कहा कि 2 असिस्टेंट आप लोग रख लीजिए, एक नजीर साहब और एक आरजू साहब। तो
हम लोगों को बुलाया गया था, तो हम भी गए थे। और जफर अहमद, प्रोफेसर जफर अहमद सिद्दीकी साहब, जफर अहमद सिद्दीकी साहब नजीर साहब के साथ हो गए थे, और प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन के साथ इसलिए भी हो गया था क्योंकि दामाद उनकी सरपरस्ती में जो गालिब तो देखते हुए एक पॉइंट में उनकी तो बनारस में अब तो गालिब 6 महीने तक बांधे में रुके, तो फिर क्या करते? आप बांधे से मिले, पैसे लिए 2,000 रुपए आज के एतबार से तकरीबन 20 लाख रुपए जो उनकी मदद की गई, और वो कलकत्ते गए। और फिर वो कलकत्ते से वापस हो रहे हैं, तो रास्ते से अलग बांधे फिर जा रहे हैं, और 9 दिन रह रहे, तब कलकत्ते आ रहे। इस पर फिर मैंने कोशिश की और बहुत वर्क किया। आमतौर से लोग कहते हैं अरे हटाओ, गालिब पे बहुत कुछ हो गया। गालिब पर जब गालिब का 100 साला जश्न मनाया जा रहा था, तो एक शख्स उसने गालिब के बांदा के ताल्लुक से खतूत निकाले, कहीं इलाहाबाद के अंग्रेजी से, कि ये खतूत वो हैं जो गालिब ने वहां बांदे में दीवान मोहम्मद अली को लिखे हैं, नवाब साहब को नहीं, वो भी एक दीवान को, दीवान मोहम्मद अली को। और उन्होंने 38 खत, 38 खत, और ये भी सिर्फ 3 साल के वक्फे के हैं, ये खत पब्लिश किया। मैं अपने तवील मुकदमे के साथ द पर्शियन लेटर्स ऑफ गालिब इंग्लिश, जैसे ये आया तो इसकी धूम मच गई। इसके ऊपर काम करने के लिए बड़ी मुश्किल थी, तो काम करने वालों में पाकिस्तान के 2 नामवर शख्स, परको रोहला जो IRA ऑफिसर और फारसी के बहुत बड़े आदि, और अब्दुल लतीफ आजमी, वो उन लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू किया। इस काम को उन्होंने उर्दू में लिखा। हनीफ नकवी साहब से मैं बराबर मालूम करता रहा, सबने यह लिख दिया कि यह 38 खतूत जो अब दस्तयाब हो गए, और जब उर्दू में भी हो गए, और 2012 में ये गालिब इंस्टीट्यूट से पब्लिश भी हो गए। लेकिन जो जिसे खत लिखे गए हैं, ये कौन है? दीवान मोहम्मद, ये कहाँ के रहने वाले थे? क्यों गालिब ने इनको 38 खत लिख दिया? और ये भी लिख रहे हैं कि जब मैं कलकत्ते आया हूं, तो अपने अजीजों को उन्होंने खत लिखा, और तमाम मदद मेरी उनके अजीजों ने की, हालांकि उनका काम नहीं हुआ, पेंशन नहीं पाई, लेकिन और इसका शुक्रिया अदा करने के लिए गालिब वापस जा रहे हैं बांधे के लिए। इसको तलाश करते हुए अब मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं कि वो जो शख्स है दीवान मोहम्मद अली, फारसी का बेहद आम आदमी था, और उस जमाने में गालिब की उम्र 28 और 29 साल की है सिर्फ। गालिब उस वक्त इतने बहुत बड़े आदमी भी नहीं थे, लेकिन यकीनन थे, और गालिब सिर्फ फारसी में लिख रहे थे और पढ़ रहे थे। और ये दीवान मोहम्मद अली साहब जो अवध के रहने वाले थे, वहाँ दीवान यानी वजीर आजम थे, इनसे बेहद मुतासिर हुए, और इन्होंने ही इनकी तमाम मदद की। फिर उनका खानदान कौन है और आज तक उनका खानदान क्या है, ये सब पूरा मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसे जल्द पब्लिश भी कर दूंगा। तो ये जिसको भी मालूम हो रहा है कि ये साहब एक इजाफा होगा, तो बहुत मामूली से फाइन, गालिब पर क्या हम कर सकते थे, लेकिन गालिब के एक ऐसे मद्दाह के ऊपर रोशनी डालना भी एक मेरे लिए, मैं आजकल जैसे एक जमाने में मैं दीवाना था तहजीबुल अखलाक के लिए, आज इसके लिए हर चीज तलाश कर रहा हूँ कि ये एक अहमियत हो जाएगी कि गालिब जैसे शख्स ने 3.5 साल के अंदर 38 खत लिखे जो दस्तयाब हैं और पब्लिश भी हो चुके हैं, और अब उर्दू भी आ चुके हैं। तो ये जिस शख्स को लिखे हैं और उसका पूरा खानदान क्या था और क्यों लिखे, और बाद तक उसके बारे में वो क्या राय कायम रखते थे, ये आजकल मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें मुझे बड़ी मुश्किलें पेश आई, और अभी बहुत आएंगी भी,
लेकिन इंशाल्लाह काम करने के तो बड़े मौके होते हैं, डूबना पड़ता है। जैसे एक जमाने में मैं अफसाना, मुझे पीएचडी कर रहा था लेकिन प्रेमचंद तो डूब गया, प्रेमचंद लिखता रहा। आज भी प्रेमचंद के ऊपर मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और जानने की कोशिश करूँ। एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि प्रेमचंद क्यों बड़े हो गए। मैं बहुत पसंद करता हूँ फिक्शन राइटर राशिदुल खैरी को, मैंने लिखा भी और आपने मेरा इसी अभी शुमारे में शाया किया। जी जी, बहुत तवील है, बिल्कुल। राशिदुल खैरी को विरसे में राशिदुल खैरी को फिक्शन विरसे में मिला। डिप्टी नसीर अहमद उनके फूफा हैं, उन्होंने प्रेमचंद से ज्यादा नॉवेल लिखे, प्रेमचंद से ज्यादा अफसाने लिखे और दोनों का इंतकाल 1936 में हुआ। लेकिन अदबी मंजरनामे पर आज प्रेमचंद का जितना बड़ा नाम उतना बड़ा नाम राशिदुल खैरी का। तो डूब कर लिखना होता है, डूब कर पढ़ना होता है और गौर फिक्र करना होती है। हम जैसे हजारों लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। हम तो आज तालिब इल्म से देखते हैं जो वो सवाल करते हैं हमसे, उन सवालात से हमें इतनी रोशनी मिलती है, एक कुरेद होती है, एक तजस्सुस पैदा होता है कि इस चीज को हम और मालूम करें, इसके बारे में और लिखें, इसके बारे में और पढ़ें। तो ये नस्ल से हम बहुत सीखते हैं और उस्ताद को ये बड़ी फैसिलिटी है कि उसका ताल्लुक हमेशा नई नस्ल से बना रहता है, जिससे उसे चीजें मिलती है। जी जी, तो नाज़रीन सगीर भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने देखा, तो एक सवाल मैं करूंगा, जिस तरह ये डूबते हैं, जैसे अभी गालिब में गालिब के ऊपर ये काम कर रहे हैं, प्रेमचंद पे बताया उन्होंने, अफसाने के ताल्लुक काम किया, इसी तरह उन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। मुझे याद आता है सगीर भाई, भोपाल की एक जो है वो रईस ज़्यादी या कोई नवाबीन कोई लेडी है जिनके ऊपर आपने बड़ा काम किया है। तो नाज़रीन को आप ये जरा सा बताएं, नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इस ताल्लुक से और कौन से अहम कारनामे हैं। हालांकि कुछ चीजें हमने पढ़ी लेकिन फिलवक्त जहन में नहीं है, तो वो लेडी का नाम क्या था? तो इस तरह का जो है कुछ काम भी थे, वो बताएं जी। ये बहुत अहम है और ये कमेंट हो जाएगा हमारे आपका दोनों के ऊपर। ये मर्द माशरे की ज्यादती है, हमारी और आपकी ज्यादती है कि हम कभी खातून को आगे बढ़ने नहीं देते। उनका नाम है सुल्तान जहां, नवाब सुल्तान जहां। उनकी वालदा नवाब शाहजहां बेगम, जिन्होंने ताजुल मसाजिद बनाई। खाली ताजुल मसाजिद कह के हम ये उनकी अजमत बढ़ा दें, ये नहीं है। उन्होंने अपने आयद में सबसे ज्यादा मदरसे, पाठशाला और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जिनके जमाने में सर सैयद गए और याकूत की अंगूठी उन्होंने इसलिए पेश की कि वो अदब में कुछ करना चाहते थे। उनकी बेटी थी ये सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम जब हुई तो उन्होंने भी तालीम की तरफ बहुत फरोग दिया। खुद इतनी किताबें लिखी हैं कि मेरा ख्याल उस जमाने में इतनी किताबें लिखने वाला कोई हुक्मरान नहीं था। और हम आपको एक छोटी सी मिसाल देके आपको जिक्र करें कि जब हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है 1920 में, तो एक सबसे बड़ा किंग मौजूद है निजाम हैदराबाद की, लेकिन नाम लिया जाता है चांसलर अगर बनाया जाए तो नवाब सुल्तान जहां बेगम। क्यों? क्योंकि उनकी खिदमत सिर्फ पैसों से नहीं, दौलत के बलबूते पे नहीं कि वो फारसी और उर्दू की अदीबा हैं, इस बलबूते पे भी नहीं, बल्कि वो खिदमत खल्क में खवातीन के लिए जितना काम किया है और बच्चों की तरबियत के लिए, सेहत के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर वो बनाई गई और फिर दोबारा जब उनका टर्म पूरा हो गया दोबारा वो चांसलर बनाई गई, यानी जिंदगी भर वो चांसलर। आज तक आज कोई चांसलर नहीं हो सका। आज भी सुल्तान जहां यहाँ हॉल है, सब कुछ है। क्यों? जो उन्होंने रोशनी दी, इसका एतराफ उस वक्त के तमाम हुक्मरां कर रहे थे। अंग्रेज भी मानता था कि एजुकेशन में यह औरत सबसे आगे देकर इस लिहाज से नवाब सुल्तान जहां को सिर्फ हम ये ना देखें कि आज तो भोपाल के जब हम पढ़ते हैं तो तकलीफ होती है कि जब वो उर्दू में लिखती थी क्योंकि उनकी मादरी जुबान फारसी थी और भोपाल में पहले आज जो उर्दू का हश्र है वो
जुबान का ताल्लुक रशीद जहां का रशीद जहां ने एक बहुत बड़ा कोटेशन लिखा है नवाब सुल्तान जहां, जुबान का ताल्लुक उसकी माँ से है। अगर हमारी माँ गुजराती बोलती है तो मेरी जुबान गुजराती है, मेरी माँ अगर गुजरी बोलती है तो मेरी मादरी जुबान गुजरी है, बंगाली बोलती है तो बंगाली है, लेकिन अगर उर्दू बोलती है उर्दू है। और दूसरे हमारे मौसी की जुबान है या छोटी बहन की हैसियत होती है, लेकिन जब उसके साथ तासुब बढ़ता जाएगा, तंग नजरी बढ़ती जाएगी, तो मौसी के साथ, बहन के साथ। और ये वो मुल्क है जहां तखसीस और तमीज नहीं है कि पाला किसने है और जन्म किसने दिया। यहाँ ये नहीं कि पालने वाला कौन है और जन्म देने वाला कौन है, दोनों के मकाम बुलंद है। और बल्कि मकाम मीरा तो कहती है इन दोनों से मकाम बुलंद इसलिए ज्यादा है कि काना को मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। और चाहत जब मिलती है तो इसके लिए मौलाना हसन रूहानी कहता है जैसा शायद कि काश मुझे मथुरा जाने को मिले, क्योंकि मोहब्बत का जैसा। और आज जो हमारे साथ जुबान का जो ताल्लुक है, मुल्क का एक तबका पता नहीं क्यों सोचता है कि पाकिस्तान की ये जुबान हो गई। अगर पाकिस्तान ने बल्लोच रख ली होती, सिंध रख ली होती अपनी जुबान, पंजाबी रख ली होती, और कहीं खुदा ना खास्ता संस्कृत रख ली होती, तो क्या हम उससे इसी तरह से तात्सुब है? और सिर्फ ये कह देते कि उर्दू बहुत मीठी जुबान है। अरे आज मिठास हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब उर्दू वाले शुगर पेशेंट हो, हमें मिठास नहीं, हमें इसका इलाज चाहिए, हमें रोजी रोटी से जोड़नी चाहिए, हमारी तहजीब को उजागर करना चाहिए। आज उर्दू वाला कहता है सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, 21वीं सदी में कह रहा है, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोवे देर तक भूखा रहे फकीर। ये दोहा उर्दू का दोहा है, निदा फाजली का दोहा है। कहाँ तक है इसके साथ? तो प्रेमचंद ने तासुब के खिलाफ लिखा है, तंग नजरी के खिलाफ लिखा है, जहालत के खिलाफ लिखा है। और आखिर में ये बात कहता चलो, ये तहरीर है मौजूद है, मोहम्मद आकिल को खत लिख रहे हैं, जैनन को खत लिखते हैं कि ये तो मेरी दोनों जुबानें, मैं इस देश का रहने वाला हूँ जहाँ माँ और मौसी दोनों साथ साथ रहती हैं, दोनों बहनें साथ रहती हैं। जब मैं उर्दू में सोचता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, और जब हिंदी में सोचता हूँ तो जी आज न जाने क्यों ये पिछड़ती चली जा रही है। इस पे क्या हम तर्ज करें, क्या कमेंट करें? जी जी सगीर भाई, ये जो है आखिरी सवाल आपसे ये जो है मैं करना चाहूँगा, बहुत उम्दा गुफ्तगू रही। अब हमारे जो नाज़रीन हैं, जिसमें कि तालिब इल्म भी है जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ कर चुके हैं, अदब के ताल्लुक से जो है बहुत दूर दराज के भी इलाके हैं सगीर भाई, जम्मू कश्मीर के बहुत से खित्ते हैं जहाँ बहुत सी किताबें नहीं पहुँच पाती। जम्मू तक तो बहरहाल है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मौजूद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बहुत सी जगह है, हिमाचल है और जगह भी। तो उन दूर उस्तादा लोगों में, लद्दाख में तो अभी फिलहाल कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, लेकिन उर्दू जानने वाले जाहिर सी बात है कि उर्दू का काम वहाँ हो रहा है, वहाँ से स्टूडेंट आते हैं। बनारस में भी है और जगह भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी, अलीगढ़ में भी है, सारी सारी जगहों पे है। आपने देखा खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग और दूसरे तरह के लोग जावेद साहब जो है आप जी 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 मैं सिर्फ आपसे ये आप नहीं जी मैं जम्मू नहीं बल्कि मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर से जी बहुत कश्मीर में मैं वहाँ 4 साल तक वहाँ रहा हूँ, एमफिल के लिए का मेंबर रहा, पीएचडी के लिए रहा, मुझे बनाया गया। और जी मैंने देखा है कि जो कश्मीर में जो जी जुबान से, जो तहजीब से मोहब्बत और जो उनसियत है, जो लगाव है, और जो उनके अंदर एक कुर्बानी का जज्बा है, जो उनके अंदर एक मेहमान नवाजी का जज्बा है, जो उनके अंदर जी जी जज्ब कर लेने का जज्बा है, वो शायद किसी दूसरी रियासत को कभी मैसर नहीं। ये वो जी रियासत है जो हमेशा इस्तेहसाल की शिकार रही, चाहे मुगल हो या मुगलों से पहले का जमाना हो। हम आज की बात तो कर ही नहीं रहे, उस जमाने में भी इस पर इस्तेहसाल किया गया। और यहाँ के बुजुर्ग,
यहाँ के सूफिया, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के अदीबों ने पूरे मुल्क को गले से लगाया, उस जुबान को गले से लगाया, फारसी से ज्यादा उर्दू को अजीज रखा, अपनी मादरी जुबान से ज्यादा अजीज रखा। उसके बारे में तो हमें जरा सा भी मालूम हो जाता है या हमारे अहबाब को मालूम होता है, तो जितनी किताबें वो चाहते हैं हम तोहफतन भेजते हैं और उस पर प्राउड महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ के तालिब इल्म, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर, वहाँ के दानिश्वर हमें इस लायक समझते हैं कि हम उनको कोई खिदमत कर सके, क्योंकि उनके एहसानात को हम लोग अदा नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं नाज़रीन कि ये तहरीक बकाया उर्दू भी जो तंजीम है उसका भी ताल्लुक जम्मू एंड कश्मीर से है। हम तो बाद में जुड़े हैं। इरफान आरिफ साहब, हमारे फारूक शाह बुखारी साहब जो कि इसके जो है सर्वे सर्वा हैं, जो कि इसके जो है फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने एक ख्वाब देखा। उसके बाद फिर जाकिर मलिक भरेसी में जुड़े और सारे लोग जो है इरफान आरिफ साहब ने इसको यहाँ तक पहुंचाया। उसमें जाकिर साहब को बड़ा अहम किरदार सारे लोगों का। तो ये तंजीम भी जो तहरीक बकाया उर्दू है वो जाहिर सी बात जम्मू एंड कश्मीर का दिया है। तो आखिर में जिस मकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं सगीर भाई, और आपने देखा कि इतनी आपने गुफ्तगू मुताले गुफ्तगू की, एक जुनून की गुफ्तगू की, तो नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो फिक्शन के तनकीद में अपना कदम जमाना चाहे या फिक्शन राइटर बनना चाहे, तो उसके लिए आपका क्या पैगाम है? किस तरह वो कामयाब हो सकते हैं? उनकी कुंजी क्या है कामयाबी? अगर फिक्शन राइटर है तो मैं फिर मिसाल दूंगा कश्मीर से। इसमें चौथाई के शौहर बहुत बड़ा रिसाला निकालते थे, फिल्म भी बनाते थे। उन्होंने सोचा कि मुझे कश्मीर के एटमॉस्फेयर को एक नॉवेल में पेश करना है, वरना उनके इसमें चौथाई तो बहुत बड़ी राइटर थी। उन्होंने इंतखाब किया कृष्ण चंद्र का, और कृष्ण चंद्र से कहा कि आप इसके ऊपर नॉवेल लिखेंगे, तो उन्होंने कहा इसके लिए एक फजा मुझे चाहिए वहां। उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाएं, आपका तो वतन भी है कश्मीर, आप जाइए और लिखिए। कृष्ण ने आजादी से पहले, और उनका पहला बड़ा ये नॉवेल है, उन्होंने लिखा शिकस्त। शिकस्त को जरा से एक बार गौर करिए और पूरे कश्मीर को देखना कि कश्मीर वाले किस तरह से डूब गए और किस तरह से उनके मसाइल को उन्होंने पेश किया। यहाँ मैं मसाइल की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ अदब के ताल्लुक से। और कृष्णचंद्र जब कभी लिखते हो, कृष्णचंद्र की बहन जब कभी लिखती हो, कृष्णचंद्र के बहनोई जब कभी लिखते हो, वो कभी कश्मीर से अलग हटकर नहीं आने पाए। उन्होंने एक और मैं मिसाल दूं कि जो जिसने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया, रामानंद सागर। रामानंद सागर हर फिल्म की चाहते थे कि कोशिश हम करें कि शूटिंग कश्मीर में। कभी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती थी, कभी कुछ नहीं। लोगों ने पता लगाया आखिर ये वजह क्या है, ये दीवानगी क्या है रामानंद सागर की, कि वो अच्छा हेडमास्टर अभी वजह से आरजू वगैरह फिल्म की जो है सब वही के हैं, खुद आंखों में उनके। तो उन्होंने कहा कि मैं जब कश्मीर से आ रहा हूँ 47 के बाद, और मैंने जब नावल लिखा है, तो वो नावल भी जब पढ़िए तो फिक्शन वाले को देखना चाहिए कि वो शिकस्त पढ़े, वो ये रामानंद सागर का नावल पढ़े। और इंसान मर गया, इंसान नहीं, इंसानियत अगर नहीं है उसके अंदर तो सब कुछ बेकार है। तो ये राइटर्स हमारे जो हैं आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। इस वक्त भी फिक्शन तो इस वक्त बहुत ही अच्छा लिखा जा रहा है, बेहतरीन लिखा जा रहा है, इसलिए कि उनके पास इतने मौजुआत हैं, और वो मौजुआत जो आयरनी पैदा कर सकते हैं, वो मौजुआत जो तह बताए देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि ये तभी ये बचपन में तो ये मेरा पार्क था जहां मैं टहला करता था, आज इसमें एक तरफ से कतबे कैसे लगे। जब वो कतबों को पढ़ते हैं तो ये कैसे महसूस होता है कि ये सारे कतबे 90% कतबे सब नई नस्ल के। ये आयरनी जो लिखने के लिए उसे उकसाएगी, तो उसे पेश करना होगा, क्योंकि ये मंजरनामा वही पेश कर सकता है। ये मंजरनामा वही पेश कर सकता है कि आज कोविड-19 का जमाना है, और सबसे पहले कहा जा रहा है कि हम एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा रखें। जहां सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर है वो आलूदा कैसे होगा, वहां का पानी खराब क्यों हो रहा, वहां की फजा खराब क्यों हो रही, वहां का माहौल खराब क्यों हो रहा।
اس کا ذمہ دار ہم دوسروں کو کیوں ذمہ دار ٹھہرائیں؟ پہلے ہم دیکھیں کہیں ہم سے تو نہیں، کہیں ہم سے تو زیادتی نہیں ہوگی. تو اتنے موضوعات ہیں، پل پل موضوعات ہیں، اور ان پر لکھے بھی جا رہے ہیں. انہی کے اوپر اچھے فن پارے کل سامنے آئیں گے، جیسے اس سے پہلے سامنے آئے ہیں. ابھی بھی بہت ہی خود ترنم ریاض وغیرہ یا ان کے ساتھ ہی بہت اچھا لکھ چکے ہیں. تو فکشن کیا، شاعری سب کچھ بہت اچھے ہے. اور جب جائیے آپ تو برابر جاتے رہتے ہیں ادھر. ہم جب سے پابندی لگی، ورنہ سیما کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، لیکن جب بھی کشمیر کا نام آ جاتا ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو تمام خوشیاں اور تمام اذیتیں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. خوشیاں ہماری اپنی ہیں، اذیتیں دوسروں کی لے کے آتے ہیں کہ وہ اذیتوں میں مبتلا ہو کے بھی ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں. اور فکشن کا سب سے بڑا موضوع ہے پریم چند، یا پریم چند کیا آج کا فکشن رائٹر بھی انہی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے. آخری جملہ ہم کہہ کے یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سید محمد اشرف جب ناول لکھ رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اس موضوع کے اوپر تو بہت، بہادر شاہ ظفر کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہاں تک لکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنا بد نصیب ہے، اس کی بد نصیبی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور کتنا عزیز ہے عوام میں. تو بد نصیبی اور عزیز کو لکھ کے آخری سوالیاں ہوگی. تو ایک کیا بات. چیز فن پارے میں دونوں چیزوں کو ہم جب شامل کر سکتے ہیں تو ایک نیا طریقہ کار مل جاتا ہے. لیکن نئی چیز ہمارے سامنے. ابھی ایک ناول آیا 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں، نور الحسنین کا ایک ناول آیا. ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں چاند کا تصور بے پناہ ہے. ترقی پسندوں کے زمانے میں چاند کا تصور یہ آیا کہ وہ چاند میں بھوکے کو روٹی نظر آنے. 21ویں صدی میں نور الحسنین کہہ رہے چاند ہم سے باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ گواہ کون ہوگا حقائق کا، جو دیکھ رہا ہے کہ کیا مٹ گیا، کیا فنا ہو گیا، اور اس مٹنے اور فنا ہونے میں کیا چیز برقرار ہے، اور کیا چیز لوگوں کے دل و دماغ پر نسل در نسل نقش کرتی ہے. تو یہ چیزیں جب ہمارے لیے موجود ہے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیوں اس زمانے میں کووڈ 19 میں جو اپنے عہد میں بیدی کا افسانہ پسند نہیں کیا گیا تھا جہاں اور دوسرے پسند، تو آج کیوں پسند کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کبھی فضا، کبھی ماحول، کبھی اس کا برتاؤ، اور کبھی خود ہماری چھوٹے سے موضوع کو لے کر ہم پیش کر سکتے ہیں. اور یہ پیش کرنے کے لیے بہت سخت کمیونسٹ عصمت چغتائی جن کے بارے میں صرف وہ لکھنؤ میں جب اپنے احباب سے جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ اس زمانے میں تو ہم جشن منائیں گے نہیں کسی طرح کی، محرم کے ایام. تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی تو تمہارے محرم کے ایام میں شریک ہو. محرم کے ایام میں وہ شریک ہو، اور محرم کے ایام میں جب انہوں نے دیکھا اور انیس کے مرثیوں کو سنا تو عصمت چغتائی اتنی متاثر ہو گئی تو پورا ناول لکھ دیا. جب ایک قطرہ خون، پورا ناول انہوں نے انیس کے مرثیوں سے مستعار لے کر جناب زینب کے کرب کو پیش کیا، صرف ایک کرب. تو انسانیت کے لیے آج کے دور میں ہر قدم پر موضوع ہے، ہر قدم پر ایک عنوان ہے، ہر قدم پر ایک کہانی، ہر قدم پر ایک پلاٹ ہے. بس پیشکش اس میں ڈوب جانا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، اور پھر اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کر دینا. یہ فرق ہے. جی جی جی، بہت بہت شکریہ صغیر افراہیم صاحب. 1 گھنٹہ 30 منٹ کی ہماری گفتگو رہی. تو اب موبائل کا ڈاٹا بھی جواب دے رہا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، اور احسان بھی کہ آپ نے
एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम आपकी बात को सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब सगीर साहब को हम क्या मौका देंगे, ये तो इन्होंने, इनका जो है इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हम जैसी छोटी मोटी चीज़ों को इतना वक्त दिया इन्होंने, और अपनी कीमती ख्यालात से नवाजा। ज़ाहिर सी बात है कि आज हमारी जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनके आगे बहुत अहम चीज़ें लगी। तारिक खितारी साहब हमारे सामने हैं, तो तारिक खितारी साहब ने जो है तारीफ़ की है, सताइश की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुद बहुत अहम अफसाना निगार हैं, बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। सगीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यकीनी तौर पर अभी गुफ्तगू तिश्ना है, और जो है हम इंशाल्लाह आइंदा फिर अल्लाह ने चाहा तो हम यकीनी तौर पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह प्रोफेसर रियाज अहमद साहब से गुफ्तगू होगी। जो भी करेगा आप उनसे महजूज होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।